Today we will study the definite integral, basic concept of definite integral. As you know कि इंटीग्रल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि एक था इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड सेकंड था डिफिनिट इंटीग्रल। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल तो हम ऑलरेडी 7.1 एक्सरसाइज से 7.7 तक स्टडी करते, जितने भी टाइप्स के थे इंडेफिनिट इंटीग्रल को ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि अगर कोई इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या था कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स था और उसका इंटीग्रेशन करने पे क्या फंक्शन आता है, कैपिटल एफ एक्स आता है, तो हम एक कांस्टेंट के साथ ऐड करते थे जिसको हम बोलते थे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसी सी की डिफरेंट वैल्यू के रीजन से ही इस फंक्शन को हम क्या बोलते थे कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। सी की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो दूसरा फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा, सी की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो दूसरा फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा, सी इक्वल टू 3 पुट कर दिया तो दूसरा रिप्रेजेंट करेगा। तो सी की डिफरेंट वैल्यू से ही फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो इसलिए हम इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल बोलते थे। अब यहाँ क्या है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल में क्या है कि इसी इंटीग्रेशन को अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है एक लिमिट के साथ लेके चलते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में, एक्स की वैल्यू जो ए से बी के बीच में जो एफ एक्स होगा वो एक डेफिनिट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं कि अगर कोई ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एफ एक्स रिप्रेजेंट करेगा, और इसके साथ कांस्टेंट नहीं आएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट था वो नहीं आएगा। तो ये जो एफ एक्स रिप्रेजेंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिफिनिट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेगा, या हम ऐसे कर सकते हैं डिफिनिट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रल हमेशा एक डिफिनिट वैल्यू देता है, वो सिर्फ एक यूनिक वैल्यू देगा, एक सिंगल वैल्यू देगा। जबकि यहाँ पे क्या है, ये इसके डिफरेंट वैल्यू हो सकते हैं। सी की वैल्यू आप चेंज करते जाइए, फंक्शन चेंज होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक डिफरेंट इंटीग्रल में जो आएगा वो हमेशा एक डिफरेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब वैसे हम कह सकते हैं कि जो डिफिनिट इंटीग्रल है किसी एरिया को रिप्रेजेंट करता है, किसी एरिया की डिफिनिट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे कह सकते हैं कि कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का एरिया कितना आएगा अंडर लिमिट, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो डिफिनिट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा या डिफिनिट एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। अब डिफिनिट इंटीग्रल फाइंड कैसे करते हैं, तो डिफिनिट इंटीग्रल अच्छा यहाँ क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं लोअर लिमिट, और ये क्या कहलाता है अपर लिमिट। अब डिफिनिट इंटीग्रल में ये तो अब लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट। डिफिनिट इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके दो मेथड हैं। एक तो होता है लिमिट ऑफ सम, और सेकेंड मेथड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, और इसी को हम कह सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसको हम दो मेथड, डिफिनिट इंटीग्रल फाइंड करने के दो मेथड हैं। एक तो है लिमिट ऑफ सम, और जो सेकंड मेथड क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। अब लिमिट ऑफ सम, फर्स्ट मेथड जो लिमिट ऑफ सम है उसको कैसे फाइंड करते हैं, कि जैसा अभी हमने बताया कि जो डिफिनिट इंटीग्रल से बेसिकली हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। अगर कोई फंक्शन इस तरह से दे रखा है ऐसे, और हमें इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, इस फंक्शन का जो ग्राफ होगा इस तरह से बन रहा है,
और ये जो एरिया है, ये एरिया एक्स इक्वल टू ए है, एक्स इक्वल टू बी है, और ये फंक्शन एफ है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। तो इसके बीच की जो एरिया आएगी, मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी सी और डी, तो ये बी सी डी जो एरिया आएगी, ये इस एरिया को हम लिमिट ऑफ द सम से फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फंक्शन पता होना चाहिए। फंक्शन के लिए मान सपोज कर लिया कि ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो और लिमिट दे रखा है कि हम अगर लिमिट दे रखा है कि ए टू बी ऑफ एफ एक्स है डी एक्स, तो इसकी जो डिफिनिट वैल्यू आएगी या एरिया आएगी, कैसे हम फाइंड करेंगे कि फाइंड करने के लिए अगर हम इसी ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि ऐसे दे रखा है, और यहाँ पे ये है x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, इसको h पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, h विड्थ n पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 ऐसे आपके 3 पार्ट्स बनेगा, और सबकी विड्थ कितनी है, h है। विड्थ मतलब इसका जो है ब्रेथ इसकी जो बन रहे हैं पार्ट्स, सबकी ब्रेथ क्या है, h है। ठीक है, तो ऐसे बनता रहेगा। तो यानी अगर हम ये मान लें कि ये अगर x इक्वल टू ये है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी बनेगी, ये यानी कि ये बनेगा एफ ए बनेगा, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स है। तो पहला पॉइंट हमें क्या मिलेगा, इस ए के यानी एक्स इक्वल टू ये हमारा क्या बनेगा, लाइन बनेगा। एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी एक लाइन है, तो इस तरह से ये जो पॉइंट मिलेगा हमें एक्स इक्वल टू ए, और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अगर हम पॉइंट देखते हैं तो ए कामा एफ ए मिलेगा। फिर ऐसे ही अगर हम इसकी विड्थ एच रखे हैं, यानी कि यहाँ पे इसकी विड्थ स्मॉल एच रखा है, सबकी विड्थ क्या है, सबकी विड्थ जो है वो स्मॉल एच है, स्मॉल एच एक इक्वल हाइट में इक्वल विड्थ में डिवाइड कर दिया गया। कितने हैं, एन है, जहाँ पे एच की वैल्यू क्या होगी, बी माइनस ए अपॉन एन। एच की वैल्यू क्या होगी, बी माइनस ए अपॉन एन। तो अगर हम एच पार्ट में इस तरह से एन पार्ट में डिवाइड कर दें, तो हमें अगर इस पार्ट की एरिया फाइंड करनी है, इस पार्ट की एरिया फाइंड करनी है, तो इस पार्ट की एरिया फाइंड करने के लिए क्या एरिया होगी, इसकी लेंथ इंटू, हम एक रेक्टेंगल को सपोज करते हैं कि एक रेक्टेंगल है ये, तो अगर रेक्टेंगल है तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, एफ ए, और ब्रेथ कितना है, एच, तो यानी इसका एच ऑफ एफ ए आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ऐसे ही दूसरे के एरिया फाइंड करेंगे, तो अब दूसरे के लिए देखेंगे, दूसरा जो रेक्टेंगल हमारा ये, तो अब यहाँ तक तो ए था, अब एक इस लाइन को क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला, इधर वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ए प्लस एच, यानी बने ए प्लस एच बनेगा, और एफ ए प्लस एच बनेगा। तो यानी ये हमारा जो यहाँ पे एच है वो विड्थ तो सबका सेम ही है, तो ब्रेथ तो सेम रहेगा, लेकिन लेंथ की तक कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए प्लस एच। और ऐसे ही दूसरे रेक्टेंगल को फाइंड करेंगे, तो एच ऑफ ए प्लस 2h बन जाएगा ऐसे। ठीक है, और अगर हम ऐसे लास्ट तक लेके चलते हैं तो क्या बन जाएगा, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये इस तरह से बन जाएगा। और अगर हम, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो पार्ट छूट रहा है, जो हमारा पूरा एग्जैक्टली रेक्टेंगल नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, ये इतना रेक्टेंगल बनेगा तो ये पार्ट छूटेगा, ये ऐसे दूसरे पार्ट में भी छूटेगा। ये अगर हम इसकी एरिया निकालेंगे तो ये यहाँ तक रेक्टेंगल बनेगा, और यहाँ से फिर ये छूट जाएगा। तो ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट को कैसे हम कम कर सकते हैं कि जिससे ये कम हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा कि जो विड्थ है वो कम क्या कर दें, इसको और स्मॉल कर दें, और स्मॉल। तो स्मॉल इस तरह से करें कि एच टेंस टू क्या हो जाए, 0। अगर हम एच टेंस टू 0 लेते हैं, तो यानी कि एच 0 नहीं है बल्कि 0 के नियरेस्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जब एच स्मॉल हो जाएगा तो एक सिंगल लाइन बनेगा, ये एक सिंगल लाइन बन जाएगी, सिंगल लाइन। तो इस तरह से जो है इसमें बहुत से रेक्टेंगल्स आएंगे,
एन रेक्टेंगल्स आएंगे, और उस एन रेक्टेंगल की एरिया फाइंड करने के लिए अगर हम इसको एस टेंस टू जीरो के साथ लिमिट ले लें तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो पूरे का। यहाँ से ये तो पता है कि एच इक्वल टू बी माइनस ए बाई एन होगा, तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है कि ए टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो, एच बाहर कर लिए इसको, और यहाँ पे एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस सो डैश एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, ये बन जाएगा। तो ये एक फार्मूला बन गया कि दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रल बाय विद द लिमिट ऑफ सम बाय द मेथड ऑफ लिमिट ऑफ द सम। कि अगर हमें इस मेथड से फाइंड करना है तो हम लिमिट ऑफ द सम मेथड से फाइंड करना, तो हमें इस फार्मूले का यूज करना है। तो ये तो हमारा हो गया डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल में वो पार्ट हो गया बाय यूजिंग द लिमिट ऑफ द सम। यहाँ पे हमें h ध्यान देना है कि h क्या है, h मीन्स b माइनस ए अपॉन एन है, और लिमिट क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, एफ ए निकालेंगे, ए प्लस एच निकालेंगे, एफ ए प्लस 2h निकालेंगे, और फिर सबकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लिमिट एच टेंस के साथ ले लेंगे, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो इस फंक्शन का एरिया आएगा, एक डिफिनिट वैल्यू आएगी। डिफिनिट वैल्यू मतलब कि डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रल। तो ये तो हो गया आपका लिमिट ऑफ द सम। सेकंड मेथड इज फंडामेंटल, जो फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम, इंटीग्रल बाय यूजिंग द। सेकंड मेथड क्या है, इंटीग्रल या डिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, या कैलकुलस भी कहते हैं, कैलकुलस। तो ये दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड हम पढ़ चुके हैं, सेकंड मेथड ये है कि इस मेथड से कैसे हम फाइंड करेंगे। तो मान लीजिएगा कोई फंक्शन दिया है ए टू बी ऑफ एफ एक्स है, तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस सी आएगा। अगर हम ए और मान लेते हैं कि लिमिट नहीं दी हुई है, तो अगर इस इनडिफिनिट इंटीग्रल को अगर इंटीग्रेट करते तो एफ एक्स प्लस सी आता है। अब अगर लिमिट के साथ लेके चलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में लिख करके एक लिमिट लगा देंगे यहाँ से ए टू बी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि एक्स को बी से रिप्लेस करेंगे, यानी कि एफ ऑफ बी प्लस सी, और फिर माइनस एफ ऑफ ए प्लस सी, इस तरह से यहाँ पे कैपिटल एफ रहेगा। अब इसका अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, तो ये प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ गया, एफ बी माइनस एफ ए। ये कब होगा, जब लिमिट ए टू बी ऑफ एफ एक्स होगा। तो ये तो हो गया कि इसमें हम फंडामेंटल थ्योरम में ये है कि हम किसी, जैसे हम इंटीग्रेशन फाइंड करते तो पहले हम वैसे इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे और फिर उसको लिमिट के साथ सॉल्व करेंगे। जिस तरह से लिमिट रिप्रेजेंट कर दी, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और फिर उस लिमिट को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अगर हम इसको एक्स स्क्वायर डी एक्स को इंटीग्रेट कराएं, अगर हमें माने कि लिमिट नहीं दी हुई है, तो हम क्या माने कि एक्स स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करते तो क्या लिखते थे, 2 + 1 अपॉन 2 + 1, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन प्लस एक्स पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखते थे, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। इस फार्मूले को यूज करते थे। तो सेम ये फार्मूला यहाँ भी लगाना है,
कि पहले हम इस फॉर्मूले को यूज करके इंडेफिनिट इंटीग्रल जैसे फाइंड करते थे वैसे फाइंड कर लेंगे, और फिर उसके साथ क्या ले लेंगे, लिमिट ले लेंगे। तो लिमिट क्या दे रखा है यहाँ पे 2, और यहाँ क्या दे रखा है 3। इसको यहाँ फिर सॉल्व करते हैं। तो यानी अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स पे पावर 3 अपॉन 3। नो, यहाँ पे 3 रहेगा ना। नो, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एक्स पावर, ओहो ये ऐसे लिखेगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स पावर 2+1 अपॉन 2+1, तो यानी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया। अब अगर इसको लिमिट लेके चलेंगे 2 to 3, तो क्या इसको कैसे ओपन करेंगे, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि 3 पे पावर 3/3 माइनस एक्स, अब एक्स को क्या लिखेंगे 2, तो 2 पे पावर 3 अपॉन 3, यानी हम जो एक्स है, जो फंक्शन में एक्स दे रखा है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, लिमिट से रिप्लेस करेंगे। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो यानी कि एक बन गया 27, और 27 अपॉन 3 माइनस 8 अपॉन 3, और 27 अपॉन 3 मीन्स 19 अपॉन 3। तो ये इससे क्या आ गया, एक डिफिनिट वैल्यू आ गई, डिफिनिट वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम डिफिनिट इंटीग्रल को दो तरह से स्टडी करते हैं, एक बाय लिमिट ऑफ द सम, और सेकंड है इंटीग्रल बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इस तरह से करेंगे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेस्ड है, एक्सरसाइज 7.8 इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, बेस्ड ऑन लिमिट ऑफ द सम। तो वहाँ से और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। बट दिस एक्सरसाइज 7.8 is not in the syllabus in this year, but we will solve some question by which you can understand. So this is the basic concept of the definite integral. Today we will study the exercise 7.8 which is based on integral as a limit of sums. The formula which we will use in this exercise is integration of a to b of fx dx is equal to limit s tends to 0 fa plus h plus fa plus 2h plus so dash fa plus n minus 1. This exercise is not in the syllabus in this year, but you should know the concept of limit of the sum. How will you find the integral by limit of the sum? So question number one, integration of a to b of fx dx. You have to find the evaluate the following definite integral as limit of sums. So in this way you have to find the integration of a to b of fx dx. As you know, this formula will be used in this exercise, so that is not integration a to b x dx is given. Integration of a to b x dx is given. We know that integration of a to b of fx dx is equal to limit s tends to 0 fa plus h plus fa plus n minus 1 into h. So this is the formula which we will use in this exercise, where NH, or you can say H is equal to B minus A upon N. This implies that NH is equal to B minus A.
अब इसके करस्पॉन्डिंग हमको फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करते हैं फार्मूले से, तो हियर ए इज इक्वल टू ए इज गिवन एंड बी इज इक्वल टू बी इज गिवन and fx is equal to x is given. Now find the fa तो फर्स्ट यू टू फाइंड द fa यानी कि fa अगर फाइंड करते हैं तो fa इज इक्वल टू हाउ मच x, यानी x के fx इज इक्वल टू क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू x गिवन है, तो यानी fa इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a, fa प्लस एच, दैट मीन्स यानी एक्स क्या यूज करना है, ए प्लस एच दिस। अगर एक्स लिखा है तो यहाँ एक्स लिखा हुआ तो ए लिखेंगे तो ए लिखेंगे, अगर ए प्लस एच लिखेंगे तो यहाँ पे ए प्लस एच लिखेंगे एक्स की जगह पे। अब ए प्लस टू एच तो दैट इज ए प्लस टू एच, ए प्लस थ्री एच इज इक्वल टू ए प्लस थ्री एच। और अगर हम ऐसे ही एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच फाइंड करते हैं तो क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो इस तरह से सबकी वैल्यू आ गई। एफ ए की वैल्यू ए है, एफ ए प्लस इक्वल टू ए प्लस एच है, एफ ए प्लस टू एच है, ए प्लस टू एच है, एफ ए प्लस थ्री एच इक्वल टू ए प्लस थ्री है। और अगर हम इसके एन टाइम्स तक फाइंड करें, एन टर्म्स के लिए फाइंड करें, तो यानी हमें क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब क्या करेंगे, सबकी वैल्यू हम इस फार्मूले में जो फार्मूला नंबर 1 है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो, क्योंकि यहाँ एफ एक्स लिखा हुआ तो एक्स लिखेंगे यहाँ पे, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, एच बाहर ही रहेगा। और ए प्लस एच, पहला एफ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ए एफ ए प्लस एच दैट इज ए प्लस एच, फिर है ए प्लस टू एच, फिर क्या आ जाएगा ए प्लस थ्री एच प्लस प्लस टू डैश ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो इस तरह से जो है हम एन टर्म्स के लिए फाइंड कर लेंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे कि ये कितनी टाइम्स आएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस एन टाइम्स आएगा। तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो एच एन ए, क्योंकि अगर हम कहीं आता है 4 प्लस 4 प्लस 4 तो 3 टाइम्स आया तो 4 इंटू 3। तो अगर एन टाइम्स आता है तो हम क्या लिख सकते हैं, एन ए लिख सकते हैं। एन अगर ए एन टाइम्स आता है तो क्या लिखेंगे, एन ए लिखेंगे। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे इस कंसेप्ट का। अब यहाँ पे होगी एन ए। अब दूसरा क्या बचता है, एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच प्लस प्लस टू डैश एन माइनस वन एच। यानी हम ए चाहे तो एक और स्टेप ले सकते थे यहाँ बीच में कि हम ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए से लेके एन टाइम्स एक तरफ कर लिया, और प्लस एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच प्लस फोर एच प्लस प्लस एन माइनस वन इंटू एच को एक तरफ कर लिया। यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो है और यहाँ पे एच ही है। तो इस तरह से अगर हम यहाँ ए देखें एन टाइम्स आएगा तो क्या आ जाएगा, एन ए हो जाएगा। और एच प्लस टू एच थ्री एच लिख के एन माइनस वन तो यहाँ लिख लिया ये। अब इसको अगर हम देखें तो ये किस में बन रहा है, ए पी में बन रहा है, ए पी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच कॉमन ले लेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच बाहर अभी इसका यूज करेंगे, यानी एच कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहाँ तक, एन माइनस वन, इस तरह से। और जानते हैं इसको क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एच ऑफ, यहाँ पे है ए, ये आगे एन ए आ गया ये, और प्लस यहाँ पे हमने एच कॉमन ले रखा है। तो 1 से लेकर के 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर कहाँ तक है, एन माइनस वन इंटू एच। तो ये तो आपका ये यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो एच एन ए और प्लस एच वैसे रहेगा।
1 से n-1, यहाँ जब h कॉमन लेंगे तो h हट जाएगा, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो 1 से n तक का सम। और जानते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर हम n तक का सम निकालते हैं बाई AP, तो क्या आ जाता है n इंटू n प्लस 1/2। तो वैसे ही यहाँ पे हम सेम यूज करेंगे कि 1 से लेकर n-1 तक सम फाइंड करना है, यानी कि n-1, n के जब कितना लिखा हुआ है n-1, तो अगर हम इसका सम फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे n मीन्स हो गया n-1। फिर दूसरा क्या है n-1 प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 है, n के जगह पे n-1 यूज हुआ। जब यहाँ n था तो यहाँ n लिख रहे थे, और यहाँ पर अगर n-1 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n-1 लिखेंगे बाई 2। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 h, ये हो गया na, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं h n-1 n अपान 2, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि h से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, लिमिट s टेंस टू 0, और यहाँ पर अगर हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे ये तो बन जाएगा ये n h a, और इस h से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर बनेगा, यानी हम एक h को इसके साथ ले लेंगे n-1 के साथ, और दूसरे h को ले लेंगे n के साथ, ऐसे अपान 2, इस तरह ले सकते हैं। अब यहाँ पे NH की वैल्यू अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे H इक्वल टू किसके था B माइनस A अपान n, तो यानी NH इक्वल टू कितना आया था B माइनस A, और यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है ही है, ये कांस्टेंट है, तो यानी हम इसके जगह क्या यूज कर सकते हैं B माइनस A यूज कर सकते हैं। तो लिमिट S टेंस टू 0, और इसके जब यूज किया कितना B माइनस A, यानी NH के जगह यूज किया B माइनस A मल्टीप्लाइड बाई A, और प्लस अलग अलग कर लेंगे लिमिट S टेंस टू 0, और यहाँ पे अगर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा NH माइनस H, और यहाँ पे हो जाएगा NH अपान 2। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है तो यानी अगर इसके साथ लिमिट लेंगे तो यही आ जाएगा, यानी हम यहाँ पे B माइनस A मल्टीप्लाइड बाई A लिखेंगे, प्लस अब यहाँ पे अगर हम लिमिट यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, लिमिट S टेंस टू 0, और ये हो गया NH माइनस H, NH के जब क्या यूज करेंगे B माइनस A यूज करेंगे, B माइनस A अपान 2। अब ये कांस्टेंट बन गया B माइनस A बाई 2, बाहर कर लेंगे और इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो B माइनस A मल्टीप्लाइड बाई A प्लस B माइनस A बाई 2, लिमिट S टेंस टू 0 NH माइनस H बचा, यहाँ पे NH माइनस H बचा। अब NH के जगह भी B माइनस A यूज कर सकते हैं, तो B माइनस A प्लस B माइनस A बाई 2, और यहाँ पे इसके जगह पे B माइनस A लिखा माइनस H लिखा, और लिमिट S टेंस टू 0 लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिमिट का यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे अगर S टेंस टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा B माइनस A इज मल्टीप्लाइड बाई A प्लस B माइनस A बाई 2, और यहाँ कितना आ जाएगा S टेंस टू 0 मतलब 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ B माइनस यहाँ भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा B माइनस A मल्टीप्लाइड बाई A प्लस B माइनस A का होल स्क्वायर बाई 2, होल स्क्वायर बाई 2। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो कुछ और बनेगा, यहाँ पे क्या बन सकता है, इसके साथ एलसीएम ले लें, इसके साथ एलसीएम ले लें यहाँ पे, तो बन जाएगा ट्वाइस AB ब्रैकेट ओपन कर देंगे और माइनस 2A स्क्वायर, और प्लस इसके साथ अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और माइनस 2AB अपान 2। यहाँ से कुछ कैंसिल हो जाएगा,
प्लस टू बी माइनस टू बी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो यानी ये बच गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो दिस इज द आंसर। तो दिस इज द आंसर इन विच लिमिट एज ए सम इज यूज्ड। इंटीग्रेशन बाय लिमिट एज ए सम इज यूज्ड। तो दिस exercise is not in the syllabus.